हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पर्यावरण की पुस्तकें सीरीज में आज इस किताब के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो किताब है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं इस किताब का नाम है तुम चुप क्यों रहे केदार। हृदय जोशी साहब ने इस किताब को लिखा है और ये किताब एक अपने मायने में बिल्कुल ख़ास है कि ये इन्वायरमेंटल डिजास्टर के ऊपर लिखी हुई किताब है, पर्यावरणीय त्रासदी के ऊपर, जिसके बारे में अक्सर लिखा जाता रहा है कि इस तरह की घटनाएं होंगी अगर हम अपना जो विकास का एक अभी का जो तथाकथित विकास का ढांचा है उसको हम बदलते नहीं है। तो ये किताब है 2013 में आए जो केदारनाथ में त्रासदी उस पर। तो सबसे पहले जानते हैं इसको लिखने वाले लेखक के बारे में थोड़ा सा और फिर किताब के बारे में जानेंगे। तो इसको लिखा है हृदय जोशी ने दोस्तों। इस किताब को हृदय जोशी साहब जाने माने पर्यावरणीय पत्रकार हैं। पिछले 20 सालों में ये अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़कर पर्यावरण की पत्रकारिता करते रहे हैं। इसके अलावा ये स्वतंत्र रिपोर्ट्स भी लिखते हैं। अभी हाल में ही इन्होंने एक आर्सेनिक के ऊपर बहुत अच्छा स्टोरी किया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है इन्होंने जो गंगेटिक प्लेन में आर्सेनिक की समस्या है उसके ऊपर। उसके अलावा तमाम दूसरी जगहों पर जल जंगल ज़मीन से जुड़े मुद्दे रहें या पर्यावरण से दूसरे जो मुद्दे हैं उस पर हृदय जोशी का बहुत अच्छा काम है। तो उनकी ये किताब है और ये किताब उनके रिपोर्टिंग से पैदा हुई है। जो त्रासदी आई थी केदारनाथ में 2013 में, उस त्रासदी में ये रिपोर्टिंग करने वाले पहले व्यक्ति थे जो दिल्ली से गए थे। तो उसके अनुभव के आधार पर इन्होंने ये किताब लिखी है और ये किताब एक ऐसा दस्तावेज है जिसे हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो घूमने के लिए हिमालय में जाता है या केदारनाथ जाना चाहता है कभी भी, या फिर कभी भी वो हिमालय के जो ऊंची जगह हैं जहाँ पे कि सामान्य तौर पर बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पर कभी जाना चाहता है तो उसको ये समझना चाहिए। उसे ये समझने के लिए किताब एक दस्तावेज की तरह है कि हिमालय का जो पारिस्थितिकी है, जो इकोलॉजी है, वो कितना फ्रेगाइल है और हिमालय की तुलना हम बाकी पहाड़ों से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हिमालय बहुत नया है उम्र के लिहाज से और बहुत फ्रेगाइल है, बहुत क्षण भंगुर है एक तरीके से। तो बहुत सेंसिटिव वो इलाका है, उसमें थोड़ा सा भी अगर आप चेंज करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, इकोलॉजिकल जो उसका रिजल्ट होता है वो बहुत भयावह होता है। इसके बारे में एक और मुझे इंटरव्यू याद आ रहा है, किताब शुरू करने से पहले मैं बता दूं। एक बार इस दुर्घटना के बाद, इस जो नेचुरल डिजास्टर, इन्वायरमेंटल डिजास्टर हुई थी, उसके बाद एक इंटरव्यू मैंने सुना था और वो जाने माने पर्यावरणविद अनुपम मिश्रा जी का था। तो अनुपम मिश्रा से किसी ने पूछा था कि हिमालय में बहुत सारे विकास की परियोजनाएं चलाने के लिए हम इन्वायरमेंट क्लियरेंस ले लेते हैं, उसका EIA बनवा लेते हैं। कई बार ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस और EIA ठीक तरीके से नहीं बनाया जाता है, कई बार उसमें फर्जीवाड़ा भी होता है। तो अनुपम जी ने जवाब देते हुए कहा था कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्यावरण का मंत्रालय या कोई भी संस्था अपना क्लियरेंस फर्जी तरीके से दे सकती है, अपना क्लियरेंस किसी दूसरे हित को ध्यान में रख के दे सकती है, निहित स्वार्थ को ध्यान में रख के दे सकती है, लेकिन बिना प्रकृति के क्लियरेंस के, बिना नेचुरल क्लियरेंस के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो प्रकृति खत लिखती है, खत लिख के आपको आगाह करती है कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। और यदि एक निश्चित सीमा के बाद भी आप नहीं सुधरते हैं तो जो आप प्रकृति का एक तरीके से दोहन कर रहे हैं उसका बहुत ही भयावह परिणाम सबको झेलना पड़ता है। उन्हें भी झेलना पड़ता है जिन्होंने दोहन नहीं किया और उन्हें भी जिन्होंने दोहन किया। तो बिना नेचुरल क्लियरेंस के, बिना प्राकृतिक क्लियरेंस के आप कोई भी विकास का कार्य नहीं कर सकते, उन्होंने कहा था। आज भी वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हिमालय के सबसे ऊंचे पहाड़ों तक भी 4 लेन की सड़क चाहिए, ऑल वेदर रोड चाहिए। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इसके अलावा देश के जो अच्छे पर्यावरणविद हैं बहुत सारे जाने माने, वो कहते हैं कि ये संभव नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है। और प्राकृतिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये हिमालय की इकोलॉजी से मेल नहीं खाता। हिमालय की जो इकोलॉजी है वो इसे अलाउ नहीं करती, क्योंकि हिमालय की एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। अगर उससे अधिक लोग वहाँ जाएंगे, उससे अधिक कारें जाएंगी, उससे अधिक वहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो वो कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस हो जाएगी और पूरा जो एक हिमालय है वो कोलैप्स करने लग जाएगा। और वही कोलैप्स आपको इस पूरे किताब में देखने को मिलता है। तो इस किताब में एक तरह से
पर्यावरण से जुड़े हुए जो जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हिमालय के पर्यावरण से, वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगी। किताब शुरू होती है, इसकी भूमिका लिखी है चंडी प्रसाद भट्ट ने। चंडी प्रसाद भट्ट जाने माने वहाँ के स्थानीय पर्यावरणविद रहे हैं, चिपको आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने अनुपम जी के साथ भी काम किया था। और इसमें वो भूमिका में बताते हैं कि किस तरह से वो इस घटना को देखते हैं, और उसके बाद वो पूरे उत्तराखंड की यात्रा करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट, और वो समझते हैं कि वहाँ पे जो भी विकास के नाम पे कार्य किए गए हैं उसका परिणाम क्या निकल रहा है। तो पहली जो इसकी लाइन है, महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रोकड़ रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। वहाँ के एक जन कवि हैं उत्तराखंड के, जिनका नाम था गिरीश तिवारी गिरदा। इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। बहुत ही ओजस्वी और जनवादी कविताएं ये लिखते थे, और उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो पर्यावरण की जो हालिया समस्याएं हैं उनको अपनी कविताओं में ये शामिल करते थे। तो ये है भूमिका। इसके बाद किताब शुरू होती है, और इसमें पहला जो चैप्टर है, अमरा देवी का दर्द। अमरा देवी का दर्द वो कारण है, वो चैप्टर है इस किताब का जिसके वजह से ये किताब लिखी गई। और वो अमरा देवी की दर्द की घटना क्या है, वो घटना ये है कि एक अमरा देवी हैं गांव में, वहाँ पर जाते हैं हृदय जोशी जी, और वो कहती हैं कि पिछले साल भी ऐसी घटना घटी थी कुछ, लेकिन उसमें चूँकि बाहर के लोग ज़्यादा नहीं मरे थे, स्थानीय लोग ही मारे गए थे और स्थानीय लोगों पर ही असर पड़ा था, इसलिए इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं मिली थी। तो मीडिया कवरेज तभी मिलती है जब बड़े शहरों के लोग किसी आपदा में फंस जाएं, या फिर बड़े शहरों में कोई घटना घट जाए, या फिर किसी भी घटना से बड़े शहर का कोई जुड़ाव हो, तो वो जुड़ाव ही मीडिया कवरेज दिलवाता है। तो ये एक हमारे मीडिया पर भी आपको टिप्पणी देखने को इसमें मिलेगी। और इसके बाद से ये किताब शुरू होती है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बताया है, और बहुत इसमें आपको भयावहता भी देखने को मिलेगी और सीख भी मिलेगी। बिना रास्ते का सफ़र, पहला चैप्टर चालू करते हैं ये। इसमें जाते हैं, वो बताते हैं अपने अनुभव कि किस तरीके से हृदय जोशी जी वहाँ तक पहुँचे हैं, और वो जो अनुभव है वो भयावह अनुभव है, क्योंकि ज़्यादातर सड़कें बीच की बह चुकी होती हैं उस समय, जिस समय ये आपदा आई होती है। और वहाँ तक जाते जाते इन लोगों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और वहाँ जाने वाले ये पहले व्यक्ति होते हैं। और जैसा कि अक्सर ऐसी घटनाओं में होता है, उस समय की तत्कालिक जो सरकार थी वहाँ की, वो कहती थी कि ये छोटे स्तर की घटना है, इसमें इतने लोग फंसे नहीं हैं और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है, लोगों का राहत कार्य अच्छे से चल रहा है। फिर ये वहाँ जाते हैं तो फिर पता चलता है कि दरअसल सच्चाई बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल उलट है, न सिर्फ अलग है बल्कि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। और दूसरी जो इसमें चैप्टर है दूसरा, पहाड़ सी मुश्किल। इसमें वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग मिलते हैं प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर से पहुँचाने वाले लोग होते हैं उनसे, और जो पायलट होते हैं उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया होता है और बिना किसी सरकारी सहायता के किया होता है। तो उन पायलटों के अनुभव ये बताते हैं। ये पायलट अगले चैप्टर में इनको वहाँ लेके जाते हैं केदारनाथ, और केदारनाथ में जब ये लेके जाते हैं तो वहाँ पर इनको सैकड़ों ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि किसी का भाई बह गया, किसी का जो है किसी की माँ बाप बह गए, किसी की बीवी बह गई और किसी का दोस्त बह गया। और ये कहानियाँ सुनने के बाद इन्हें पता चलता है कि इसकी भयावहता कितनी ज़्यादा थी। इस और वहाँ पे जो नदी बहती है मंदाकिनी, मंदाकिनी जैसा कि नाम से जाहिर है मंद मंद बहने वाली नदी, बहुत आराम से बहती है कलकल करती हुई। लेकिन मंदाकिनी का जो रूप उस दिन दिखा था, जिस दिन बाढ़ आई थी, उस दिन जैसा रूप कभी देखने को नहीं मिला लोगों को। और वो रूप इसलिए देखने को मिला था क्योंकि इंक्रोचमेंट हुआ था। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या है कि नदी के बहने का अपना एक एरिया होता है। अगर उस एरिया में आप घर बनाएंगे, इंक्रोचमेंट करेंगे, तो जिस समय नदी में पानी बढ़ेगा बरसात के दिनों में, वो नदी फिर से अपनी जगह वापस पा लेगी। फिर से यहाँ पे अनुपम जी की एक बात वो कहा करते थे हमेशा कि पानी अपना रास्ता नहीं भूलता। तो पानी जिस रास्ते पे बहा है कल, उस जगह पे आप पानी को बहने के लिए रास्ते को छोड़ के रखिए। इसमें दरअसल होता क्या, इसमें बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स भी हैं इस किताब में, और ये आप देखिए किस तरीके से ये फ़ोटोग्राफ आपको दिखेंगे।
और ये फोटोग्राफ उस समय के लिए हुए हैं इनके, कि वहाँ पे स्थानीय लोगों ने कैसे मदद किया। सबसे पहले मदद स्थानीय लोगों ने ही किया, बिना किसी सरकारी मदद के। और ये इसमें ये भी बताया गया किस तरीके से वो मंदिर बच गया, जो मुख्य मंदिर था उसको बाद में लोगों ने धर्म से भी जोड़ा। और वहाँ पे लेकिन जो जाने माने पर्यावरणविद थे चंद्री प्रसाद भट्ट, और उस समय अनुपम मिश्र ने भी कहा था कि वो मंदिर अपने वास्तु की वजह से बच गया। वो जो शंकराचार्य ने मंदिर बनाया था वो शरीर में आँख जैसे होती है, वो ऐसी सेंसिटिव जगह पे बनाया गया है कि वो वहाँ के स्थानीयता को ध्यान में रख के बनाया गया है। लेकिन जो बाकी के बाद के काम हुए हैं, जो हाल फिलहाल में वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, वो इस बात का ध्यान नहीं रखती है, तो इसलिए वो सारी डेवलपमेंट बह गई पानी में। और वहाँ का जो इकोलॉजी है, जो पारिस्थितिकी है, वो कितना फ्रेगाइल है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो ये है दूसरा। फिर वो ये पहले किताब आगे जाती है, फिर पीछे जाती है। वो जब पहुँचते हैं तो उस दिन के बारे में पहले बताते हैं, जो इसके लेखक हैं हृदय जोशी जी, और फिर उस दिन के बारे में ये जानना चाहते हैं जिस दिन यह घटना घटी थी, 27 जून 2013। और 27 जून मानसून अपने पीक पे होता है, उस समय के पूरा बताते हैं कि किस तरीके से। और ये पूरा ग्राफ इन्होंने ये देखिए बना के बताया है कि किस तरह से इतनी भयंकर बारिश हुई। और बारिश की वजह से नदी के ऊपर कोई एक ऐसी जगह थी जहाँ झील बन गई थी। ऐसी जगहों पहाड़ियों पे झील अक्सर बन जाती है कि नदी बह रही होती है, उसमें कोई पत्थर टूट के बीच में गिर जाता है, नदी का प्रवाह रुक जाता है और उसकी वजह से झील बन जाती है। तो वो झील चलती रहती है, कभी कब टूट जाए कोई ठीक नहीं है, कभी कभार वो झील टूट जाती है। ऐसा 1970-75 में भी एक केस हुआ था, गौना ताल कोई करके झील थी, वो टूट गई थी। तो उसके बारे में ये है चैप्टर। और इसमें भी अच्छे फ़ोटो उन्होंने डाल रखे हैं जिससे कि ये घटना पूरी तरह से समझ में आती है। तो ये जो है चैप्टर उस दिन के बारे में है कि उस दिन कैसे घटना घटी थी। फिर यहाँ से वो ऊपर और जाते हैं हृदय जोशी जी, और जाके गांव वालों से पता करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन पर क्या असर पड़ा, किस तरीके के समस्याएं आई, क्या उन्हें झेलना पड़ा। और इसमें पूरा चैप्टर में आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि यह घटना कैसे घटी उस दिन। दरअसल एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ें भी इसमें दर्ज की गई हैं कि क्या हुआ था दरअसल उस दिन। और इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब जो है ये अगले चैप्टर पर आते हैं, और अगले चैप्टर पर आने के पहले इस किताब के नाम को एक बार फिर से पढ़ते हैं, तुम चुप क्यों रहे केदार। ये किताब का नाम मुझे जैसा लगा कि ये इसलिए लिखा गया था कि जो भगवान शिव हैं वो एक तरीके से हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार संहार के देवता माने जाते हैं। वो माने जाते हैं कि मौत जो होती है उसके लिए जिम्मेदार उसको नियामक करने वाले देवता हैं। तो एक तरीके से यह सवाल पूछा जा रहा है कि उनके भक्त जो कि वहाँ पर गए थे और वहाँ पर पूजा करने गए थे, उनकी इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और उसके बाद भी भगवान शिव जो वहाँ पे केदारनाथ हैं वो चुप क्यों रहे, वो ये सब होते हुए कैसे देखते रहे। तो इसके माध्यम से ये अगला जो चैप्टर है, किसने खोदी यह कब्र, और इसमें ये बताया गया है कि ये जो घटनाएं घटी, ये पूरी घटना जो दुर्घटना घटी, पर्यावरणीय त्रासदी जो आई, उसका कारण क्या था और उसका कारण क्या था वो जानने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसमें ये अगल बगल के लोगों से जाते हैं, पूछते हैं, और पता चलता है कि बार बार यहाँ के जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण जो यहाँ पे चीज़ें हैं पर्यावरण से जुड़ी हुई, उसका बार बार उल्लंघन किया गया। बार बार विकास के नाम पर ऐसी चीज़ें की गई जो कि वहाँ की प्रकृति के लिए ठीक नहीं थी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने समझाने का प्रयास किया, कई बार विरोध किया, लेकिन वो चीज़ें रोकी नहीं गई। उसके अलावा पहाड़ों में कैरिंग कैपेसिटी बढ़ी, दिल्ली से और बाकी जो बड़े शहरों से लोग वहाँ पर जितने नहीं जाने चाहिए थे वो गए। एक तरीके से वो तीर्थ की जगह फैशन बनने लग गया, वहाँ पे देशाटन होने लग गया, और इसकी वजह से इस तरह की बड़ी आपदा आई। उसके लिए प्रशासन तैयार नहीं था, और प्रशासन तैयार इसलिए नहीं था क्योंकि उसे लग रहा था कि चीज़ें मैनेज हो जाएंगी या फिर चीज़ें दब जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पूरा इसमें उन्होंने कारण बताया है कि
किस तरीके से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं या फिर जो सड़क के जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं या इसके अलावा बाकी जो विकास परियोजनाएं हैं, मुख्यतः हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें नदी की जो धारा है, नेचुरल धारा, उसे रोका जाता है। और जब आप नदी की नेचुरल धारा को रोकते हैं तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं। और नदी की जो धारा है उसमें कहा जाता है कि इकोलॉजिकल फ्लो रहने दिया जाएगा, बाकी पानी रोक के उससे बिजली बनाई जाती है। तो उसको एक सीमा से अधिक किया गया यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट में, 50 से अधिक मंदाकिनी पे हैं प्रोजेक्ट इसमें बता रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे पेड़ है और जो जंगल हैं उसकी कटाई के भी कारण इस तरीके की दिक्कतें आपको देखने को मिली। फिर ये अगले चैप्टर में आता है संघर्ष का लंबा इतिहास। इसमें प्रकृति और पारिस्थितिकी को बचाने का जो संघर्ष है उत्तराखंड में, उसके बारे में बताया गया है। इसमें चिपको से लेकर के और वर्तमान तक जो संघर्ष हैं, चाहे वो जंगल को, जंगल ज़मीन को बचाने का संघर्ष हो या फिर वहाँ पे स्थानीय संस्कृति को, स्थानीय पर्यावरण को बचाने का संघर्ष हो या गांव को डूबने से बचाने का संघर्ष हो, इस तरह के सारे संघर्ष इसमें उसका एक बेसिक समरी दिया हुआ है। गौरा देवी के बारे में, चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में, और जो वहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांटिंग की गई, चीड़ के पौधे वगैरह जो लगाए गए, उसके बारे में है। और इसका जो अंतिम चैप्टर है इस किताब का, एक तरीके से वो उन्होंने लिखा है सुनीता नारायण जी ने। सुनीता नारायण सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ की एडिटर है। और इन्होंने अंतिम जो चैप्टर है आगे की राह, तो इसमें वो बताती है कि आगे का जो रास्ता होगा वो किस तरीके से रास्ता हो आगे का, जिसमें कि इस तरह की घटनाएं न देखने को मिले, इस तरह के संकट देखने को न मिले, जिसमें कि आपको एक तरीके से इन्वायरमेंटल डिजास्टर का सामना करना पड़े। तो ये चैप्टर उन्होंने लिखा है कि किस तरह से वहाँ के संवेदनशील पारिस्थितिकी को ध्यान में रख के हमें अपने विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये थी किताब पर्यावरण के तुम चुप क्यों रहे केदार, और ये किताब लिखा है हृदय जोशी जी ने। अगर इस किताब को आपने पढ़ा है, इसमें कोई नई चीज़ आपको लगी जो कि हम नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, तो उसके बारे में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा पर्यावरण की कोई दूसरी किताब जो आपको अच्छी लगी हो तो उसके बारे में भी कमेंट करके हमें बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।